हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से ले आए हो फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है व्हिस्लिंग इन द डार्क। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद व्हिस्लिंग इन द डार्क। अंधेरी रात गहरा रही थी और पूरा चांद अब उस गुप्त अंधेरे में दिखने लगा था और चांदनी पूरी सड़क पर उतर चुकी थी। पर मैं उन बड़े पेड़ों और उनकी बड़ी टहनियों को देख रहा था। ऐसा लगता था मानो ये पेड़ एक बड़े दानव की तरह हों जो मुझे पकड़ना चाह रहे हों, और उनकी टहनियाँ उनके बड़े बड़े हाथ हों। तो कुछ पेड़ ऐसे लगे जैसे मेरे ख़ास दोस्त हों जो बस हाथ बढ़ाकर गले लगना चाहते हों। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक दिन सभी पेड़ उठ खड़े होंगे और चांदनी रातों में अपनी अपनी जगहों से चल पड़ेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और अपनी पुरानी यादों को साझा करेंगे, क्योंकि उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा और उन्होंने बहुत कुछ देखा भी होगा अपने इतने लंबे कार्यकाल में। और फिर सुबह होते ही वह अपनी अपनी जगहों पर वापस पहुंच जाएंगे। और फिर जैसा कि मैं सोचता हूँ उन सब के लिए एक ऐसी रात है जिसमें वह घूम फिर सकते हैं। उन पेड़ों को देखकर ही ऐसा लगता है जैसे वो अपनी अपनी जगहों को छोड़ना चाहते हों और आज़ादी से घूमना चाहते हों। वो बेचैनी से भरी पत्तों की सरसराहट, वो पेड़ की टहनियों का कड़कड़ाना अब यही दर्शाता था कि वो पेड़ बेहद बेचैन हैं रात को घूमने के लिए। यही वो आवाज़ें थीं जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई आ रही थीं। वक्त रहते कुछ राहगीर मेरे पास से इस घने अंधेरे से गुजरे, पर अभी भी कुछ चहल पहल माहौल में थी। बस रात के 8 ही बजे थे। कुछ लोग अभी भी पास के बाजार की तरफ जा रहे थे जहाँ थीं चमचमाती चमकती रोशनियाँ, दुकानें और रेस्टोरेंट्स। कुछ खाने के लिए तो कुछ पीने के लिए बाजार की तरफ रुख कर चुके थे, क्योंकि सड़क पर रोशनी की कमी थी और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया था और उन्होंने भी मुझे नहीं पहचाना। मुझे मेरे बचपन का एक गाना तभी याद आया और मैं उस गाने को गुनगुनाने लगा। हम तीन, हम कोई भीड़ नहीं, हम कोई कंपनी भी नहीं, मेरा शब्द, मेरी परछाई और मैं, बस मैं, सिर्फ मैं। मैंने अपनी परछाई की ओर देखा। वह खामोशी से मेरे साथ साथ चल रही थी। और फिर हम सभी लोग क्या अपनी परछाई को गंभीरता से लेते हैं? जी नहीं, शायद कभी नहीं। और देखिए, हमारे साथ हमारी परछाई पीछे पीछे आ रही है, एक खामोश गहरे दोस्त की तरह जो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहती है, हर जगह, हर पल। बस वह तो खामोशी से हमारे सारे कामों को देखती रहती है, चाहे काम सही हो या गलत। वह परछाई ही आपकी सबसे बड़ी गवाह होती है। फिर भी मैं अपनी खुद की परछाई से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी परछाई ने वो सब भी देखा जो उसे शायद कभी नहीं देखना चाहिए था। मेरी सारी जीत और हार और मेरे मुंह का गूंजता शब्द, मैं अब अपनी आवाज़ को सुनना चाहता था और अपनी परछाई को भी अपनी आवाज़ सुनाना चाहता था। मगर मैं रात के सन्नाटे को, उन खामोश वादियों को और सुस्ताने वाले पेड़ों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोश रहा। रात के वक्त वह चांदनी देवदार के पेड़ों से होती हुई सड़क पर पड़ रही थी। एक उड़ने वाली गिलहरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद कर रही थी। नाइट जार की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही थी। बाकी सब एकदम शांत था। तभी अचानक मेरी नज़र उस पुराने कब्रिस्तान पर पड़ गई जो अब मुझसे कुछ ही फीट की दूरी पर था। वहाँ पर मुझे कुछ बेहद पुरानी कब्रें दिखाई दी, बड़ी और काफ़ी आकर्षक भी। और कुछ नई कब्रें भी थीं, क्योंकि अभी तक वह कब्रिस्तान चालू हालत में था। एक कब्र पर रखे फूल अभी भी ताज़े थे और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कब्रिस्तान की दीवार भारी बारिश के कारण टूट कर गिर चुकी थी। कुछ कब्र के पत्थर दीवार गिरने से नीचे आ गए थे। एक कब्र तो बिल्कुल खुली पड़ी थी। एक सड़ा हुआ लकड़ी का बक्सा और उस पर कुछ हड्डियां बिखरी हुई थीं। शायद कोई ना कोई कभी मेरी या आपकी तरह जिंदा रहा था, सांस लेने वाला, हंसने खेलने वाला, मगर अब पूरी तरह से शांत। और उस शख्स की कब्र का पत्थर सड़क पर निकला हुआ था।
मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो बेवजह किसी भी अनजान चीज़ को छूता नहीं हूँ, मगर कब्र के पास पड़ी हड्डियों ने ऐसी हलचल पैदा की मेरे दिलो दिमाग में कि मैंने उस अनजान कब्र पर पड़ी हड्डियों को जैसे ही हाथ लगाया और उन्हें हल्का सा दबाया, वह तुरंत राख बन गई। और कुछ ही देर में सड़क के एक छोर से मुझे एक सीटी की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मुझे ये लगा कि यह कोई घूमता फिरता राहगीर है जो खुद सीटी बजा रहा है, वैसे ही जैसे मैं अपना एक गाना गुनगुना रहा था। पर वह सीटी बजाने वाला तेज़ी से पास आ गया और अब सीटी की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। मैंने देखा एक लड़का साइकिल चला रहा था और सीटी बजा रहा था और वहाँ से निकल गया। कुछ मिनटों बाद वह फिर वापस आया और इस बार वह कुछ फीट की दूरी पर आकर खड़ा हो गया और मुझे देखकर मुस्कुराया। एक दुबला पतला सांवला लड़का, शायद 14 या 15 साल का होगा। उसने स्कूल का कोट और एक पीला रुमाल बांध रखा था। उसकी आंखों में चांद की रोशनी साफ दिखाई पड़ रही थी। मैंने कहा, लड़के, क्या तुम्हारी साइकिल पर कोई घंटी नहीं? उसने फिर कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराकर अपना सर एक तरफ झुका लिया। मैंने उससे हाथ मिलाना चाहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर एकदम से उसने साइकिल का पेडल मारा और फिर से तेज़ी से साइकिल पर निकल पड़ा, सीटी बजाता हुआ, मगर बिना किसी खास धुन या संगीत के, बस ऐसे ही। मैंने सोचा, एक सीटी बजाने वाला स्कूली लड़का, मगर इतनी रात गए। पर वह एक तरह का एकाकी किशोर लगा, सबसे अलग रहने वाला। अब सीटी की आवाज़ धीमी पड़ती जा रही थी और फिर रात की खामोशी में ओझल हो गई और फिर मैं भी अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिर अगली सुबह मुझे फिर से एक सीटी की आवाज़ ने उठाया, मगर इस बार ये सीटी किसी चिड़िया की थी। उसके चहचहाने की मेरे कमरे की खिड़की के बाहर थी। वो एक सुहावनी सुबह थी, गर्म और बेहद आरामदायक, और मैं अब अपने घर से बाहर निकलने के लिए बेताब था। पर मुझे कुछ काम भी थे, कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी थी और कुछ ख़त भी लिखने थे। और फिर यही सब काम करते करते बहुत दिन बीत गए। मैं उस अकेले कब्रिस्तान तक भी नहीं गया जो देवदार के नीचे था, और इस बात का भी मुझे आश्चर्य था कि जिन लोगों को ये बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ आसानी से रोज़ देखने को मिलती हैं, वह बेचारे तो दफन हैं कई फीट ज़मीन के नीचे। लेकिन जब मैं फुर्सत में होकर वहाँ उस कब्रिस्तान तक पहुँचा तो पाया कि वहाँ तो मरम्मत का कार्य चल रहा है। वो दीवार जो गिर पड़ी थी, उसे दोबारा ठीक किया जा रहा था। मैंने चौकीदार से पूछा कि इस टूटी कब्र का क्या होगा, तो उसने कहा, इसे ठीक कराने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। मेरे मन में आया कि मैं ही क्यों ना उस टूटी कब्र को ठीक करवा दूं। मैंने चौकीदार को पैसे दिए कि वो इस कब्र को ठीक ठाक करा दे। इस कब्र के पत्थर पर उस शख्स का नाम मिट चुका था, मगर तारीख अभी भी अंकित थी। तारीख थी 20 नवंबर 1950। लगभग 50 साल पहले की बात होगी, जब मैं भी एक स्कूली बच्चा ही था। मैं तुरंत चर्च में गया। वहाँ जाकर मृत लोगों का रजिस्टर लिया और 1950 में मारे गए लोगों की सूची को पढ़ा। वहाँ लिखा था, माइकल दत्ता, एज 15 ईयर्स, कॉज ऑफ डेथ रोड एक्सीडेंट। और फिर मैंने सोचा, क्यों ना पिन टॉप वाली मिस माली से इस बारे में पूछताछ की जाए। एक टीचर जो रिटायर्ड थी स्थानीय स्कूल से। उनकी याददाश्त बेहद अच्छी थी और वो इस हिल स्टेशन पर बहुत सालों से रह रही थी। सफ़ेद बाल और गोरे गाल, नीली आंखें जिनमें बहुत जिज्ञासा थी। उन्होंने मुझे अपने पुराने चश्मे से देखा और कहा, सुनो, माइकल एक आकर्षक लड़का था और उसमें बेहद उत्साह भी था। उसकी एक बात जो उसे सभी बच्चों से अलग बनाती थी, वो ये थी कि वो कभी भी मेरे किसी काम को ना नहीं कहता था। मैं बता सकती हूँ, जब भी मुझे कोई न्यूज़पेपर या एस्पिरिन चाहिए होती तो वो झटपट अपनी साइकिल उठाकर इन पहाड़ी इलाकों से जल्दी जल्दी गुजर जाता। मगर ये पहाड़ी सड़कें और उनके तीखे घुमावदार मोड़ साइकिल के तेज़ चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। उस दिन जब वह अपनी साइकिल लेकर निकला तो मुझे आज भी याद है, यहाँ पहाड़ी पर
वह ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए रोड बना रहे थे और एक ट्रक एक ओर से आ रहा था जब माइकल तेज़ी से अपनी साइकिल के साथ उस ट्रक से जा टकराया। उसे जल्द ही अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, पर उसे कभी होश नहीं आया। कोई ताज्जुब नहीं, तुमने माइकल की कब्र को देखा तभी तुम यहाँ आए हो, है ना? मिस मार्ली, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि माइकल के माँ बाप वो सब कहाँ गए? वो शायद विदेश में जा बसे उसकी मौत के बाद। बस वो फिर कभी नहीं लौटे। माइकल एक आकर्षक और प्यारा लड़का था। तुम भी उसे पसंद करते अगर वो जिंदा होता, सच में। मैंने फिर उस बूढ़ा साइकिल वाले लड़के को नहीं देखा कुछ वक्त के लिए, पर मैं उसकी मौजूदगी का आभास कर सकता था। और फिर एक सर्द पहाड़ों की शाम में मैं जब उस पुराने कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, मुझे लगा कि दूर से कहीं सीटी की आवाज़ आ रही है, पर वह लड़का सामने नहीं आया। पर शायद मेरे ही कान मुझे उस सीटी के बजने का आभास करा रहे थे। फिर कई महीने बीते कि मुझे उस लड़के का वो हंसमुख चेहरा दिखाई दिया, और फिर एक दिन मुझे वह फिर से दिखाई दे गया। मुझे याद है, मैं रात में एक डिनर पार्टी जो कि एक पास की कम्युनिटी सेंटर में थी, वापस आ रहा था। ठंड की मूसलाधार बारिश की वजह से धुंध घिर गई थी, क्योंकि एक तूफान जो पहाड़ों में आने वाला था शाम भर से परेशान कर रहा था, और शाम से उसकी गड़गड़ाहट सुनी जा रही थी। इस बार तो भारी कोहरे ने सब जगह को अपनी चपेट में ले लिया था और पूरी की पूरी पहाड़ियाँ इस कोहरे से ढक गई थीं। मैंने आगे रास्ता देखने के लिए अपना टॉर्च निकाला, पर उसकी रोशनी में भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब बिजली के चमकने से सारा आकाश जगमगाया और मूसलाधार बारिश पड़ने लगी। मैं पहाड़ी रास्ते पर बहुत संभल कर देखभाल कर चला जा रहा था, और फिर एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बिजली चमकी और वह लड़का कुछ ही दूरी पर मुझे सामने दिखाई दिया। वही पतला दुबला युवा जो मुझे कब्रिस्तान पर मिला था। इस बार वह मुस्कुराया नहीं, बस मेरी ओर देखकर अपना हाथ हिलाया। इस बार मैं थोड़ा घबरा गया। वह कोहरा थोड़ा ऊपर की ओर उड़ा और मेरे आश्चर्य के लिए वह रास्ता गायब हो गया था और वहाँ पर कुछ नहीं था। एक थोड़ी सी कुछ कदम की जगह और एक गहरी खाई। मैं एकदम से पीछे हटा और एक झाड़ी को पकड़ लिया। वह लड़का गायब हो चुका था। मैं इतना डर गया कि मैं वापस कम्युनिटी सेंटर भागा जहाँ पर डिनर किया था। वहाँ पर लाइब्रेरी में कुर्सी पर बैठकर सारी रात गुजारी। मैंने फिर उसे कभी नहीं देखा, पर कुछ हफ्तों बाद मुझे तगड़ा बुखार आ गया और फिर मैंने उस सीटी की आवाज़ को अपने बेडरूम के पास की खिड़की के नीचे से सुना। लगातार उस सीटी का बजना मुझे सुनाई देता रहा। मुझे लगता है क्या वो मुझे अपने साथ चल देने को कह रहा था, या फिर वो ये सुनिश्चित कर रहा था कि सब ठीक है या नहीं, यानी कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैंने अपने बिस्तर से बाहर कदम बढ़ाए और बाहर निकला और उस खिड़की से नीचे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मैं ठीक होता गया, वो सीटी की आवाज़ जो मुझे अक्सर सुनाई देती थी हल्की पड़ती गई और फिर एक दिन पूरी तरह से बंद हो गई। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया तब मेरा शाम में उन पहाड़ी इलाकों से आना जाना हुआ और उस पुराने कब्रिस्तान से भी, पर ना तो वो सीटी की आवाज़ मुझे आई, ना वो लड़का मुझे कभी दिखाई दिया। मुझे हमेशा एक दोस्त की तरह उसकी कमी महसूस हुई। आखिरकार वो कभी ज़िंदा ही था और मेरी तरह था। और अब जब भी रात में वहाँ से गुज़रता हूँ उस कब्रिस्तान के पास से, मुझे अपने बचपन का वो गाना याद आता है, हम तीन, हम अकेले नहीं, हम कोई कंपनी नहीं, मेरी आवाज़, मेरी परछाई और मैं, बस मैं, सिर्फ मैं। और आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, अगर रात में आप किसी पार्टी से या अपने काम से या किसी के घर से अकेले किसी सुनसान रास्ते से आ रहे हों, तो याद कीजिए कहीं वो सीटी की आवाज़ आपको भी न सुनाई दे। हा हा हा, ये जोक था। तो फ्रेंड्स,
ये थी कहानी व्हिस्टलिंग इन द डार्क। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस कहानी को भी लिखा गया था सर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, और इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपस में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।